हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्या हैं, इमर्सन इफेक्ट क्या होता है और दो वर्णक तंत्र PS1 और PS2 देखे थे। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण कैसे होता है और चक्रीय और अचक्रीय फास्फोलीकरण क्या होते हैं, इनकी क्रियाविधि क्या है और चक्रीय फास्फोलीकरण और अचक्रीय फास्फोलीकरण में क्या अंतर होता है। ठीक है, स्वांगीकरण शक्ति। ठीक है, तो यह जो शक्ति होती है यानी कि ऊर्जा, तो इसका निर्माण क्यों किया जाता है, तो इसका निर्माण जो होता है CO2 के अपचयन के लिए किया जाता है, जिससे क्या होती है, शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण जो होता है आवश्यक होता है, ताकि इससे CO2 का अपचयन करके शर्करा का निर्माण किया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ओर्नन ने ATP तथा NADPH2 के लिए स्वांगीकरण शक्ति शब्द का प्रयोग किया। प्रकाश की उपस्थिति में NADP से NADPH2 का निर्माण तथा ADP व अकार्बनिक फास्फेट द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में ATP संश्लेषण को फोटोफास्फोलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि फोटोफास्फोलीकरण क्या होता है। अब हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश फॉस्फोलीकरण की क्रिया जो होती है दो चरणों में संपन्न होती है। पहला होता है चक्रीय फास्फोलीकरण और दूसरा होता है अचक्रीय फास्फोलीकरण, जिसको हम जड़ स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि चक्रीय फास्फोरीलीकरण क्या होता है। ठीक है, तो डायग्राम समझने से पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इस प्रकार के फास्फोलीकरण में केवल PS1 ही भाग लेता है। 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्रियाशील हो जाता है। सक्रिय क्लोरोफिल अणु द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों से होता हुआ पुनः क्या होता है, क्लोरोफिल अणु को प्राप्त होता है और इस क्रिया के दौरान ATP का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे चक्रीय फास्फोलीकरण कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोफिल अणु होता है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जाता है वो क्या होता है, विभिन्न वाहकों से होता हुआ पुनः वापस कहाँ पे आ जाएगा, क्लोरोफिल अणु को ही प्राप्त हो जाता है और इस दौरान ही इसमें क्या होता है, ATP का संश्लेषण भी हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे चक्रीय फास्फोलीकरण कहते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें केवल PS1 ही भाग लेता है। अब इसकी क्रियाविधि क्या होती है वो देख लेते हैं। तो PS1 द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण के फलस्वरूप इसका अभिक्रिया केंद्र यानी कि P700, जिसे हम क्लोरोफिल A700 भी कहते हैं, यह अणु जो होता है क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यह निष्कासित इलेक्ट्रॉन जो होता है आयरन सल्फर युक्त प्रोटीन फेरोडोक्सिन को स्थानांतरित हो जाता है। अपचयित फेरोडोक्सिन से यह इलेक्ट्रॉन विभिन्न मध्यवर्ती साइटोक्रोम वाहक क्रमशः साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F व प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ उसी क्लोरोफिल अणु को प्राप्त हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से निम्न इलेक्ट्रॉन जो होता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, वह ATP का निर्माण करने में प्रयुक्त होती है। इस क्रिया में ATP का निर्माण दो स्थानों पर होता है। पहला जो होता है जब इलेक्ट्रॉन फेरोडोक्सिन से साइटोक्रोम B में प्रवेश करता है और दूसरा जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। अब हम देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले नीचे हमारे को दिख रहा है क्लोरोफिल का रिएक्शन सेंटर यानी कि P700 यानी कि क्लोरोफिल A700। ठीक है, यह इसका अभिक्रिया केंद्र है। ये क्या करता है कि PS1 सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, जिससे इसे दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह इलेक्ट्रॉन घई FD यानी कि फेरोडोक्सिन पे जाते हैं। फेरोडोक्सिन से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, साइटोक्रोम B6 पे जाते हैं। साइटोक्रोम B6 के मध्य में यानी कि फेरोडोक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य में ये क्या करते हैं, इन दोनों की ऊर्जा के जो है अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है, जो क्या होता है कि ADP के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे क्या होता है कि अकार्बनिक फास्फेट इससे जुड़ जाता है और ATP का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो साइटोक्रोम B6 होता है उससे इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम F में और इन दोनों की ऊर्जा के अंतर के बराबर भी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसकी सहायता से ADP अणु से अकार्बनिक फास्फेट जुड़ जाता है और ATP का निर्माण होता है। अब यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन पर जाता है और प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ यह पुनः अभिक्रिया केंद्र P700 यानी कि क्लोरोफिल A700 को प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चक्रीय फास्फोलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जब नेक्स्ट हमारा आता है वह है अचक्रीय फास्फोलीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, जड़ स्कीम भी कहते हैं। तो इसके डायग्राम को समझने से पहले भी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अभिक्रियाएँ होती है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखने की बात यह है कि प्रकाश सिस्टम 1 और प्रकाश सिस्टम 2 को जोड़ने वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो होता है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जल का जो प्रकाशिक अपघटन होता है वह क्लोरीन और मैग्नीज की जो उपस्थिति में होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निष्कासित इलेक्ट्रॉन, इसका अभिक्रिया केंद्र क्या होता है, P680, जिसे हम क्लोरोफिल A680 भी कहते हैं,
से इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्तेजित होकर जो होता है निष्कासित होता है, और कभी भी जो होता है पुनः उसी क्लोरोफिल अणु को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन निष्कासन के पश्चात ऑक्सीकृत क्लोरोफिल जल विघटन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में PS1 व PS2 दोनों भाग लेते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है। PS2 के क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, और इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह पुनः PS2 को प्राप्त नहीं होते हैं, और एक चक्रीय पथ के द्वारा किसके पास चले जाते हैं, PS1 में चले जाते हैं। यानी कि PS1 के अभिक्रिया केंद्र P700 को द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और जो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वह अपनी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए क्या करता है, जल का अपघटन कर लेता है, और जल के अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं उसे वह ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो PS2 के जो क्लोरोफिल है वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। इस उत्तेजित क्लोरोफिल से निष्कासित इलेक्ट्रॉन कई इलेक्ट्रॉन वाहकों जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F तथा प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ PS1 तक पहुंचता है। साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के मध्य ये ATP का संश्लेषण होता है। ऑक्सीकृत PS1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपचयित हो जाता है तथा पुनः इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है। फेरेडोक्सिन द्वारा यह जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। अपचयित फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो होता है NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जल के वियोजन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन के संयोजन से NADPH2 का निर्माण होता है। इस प्रकार इस सिस्टम में जल के अणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दो जल के अणु के ऑक्सीकरण से 2 ATP का निर्माण होता है, वह 2 जो होती है NADP का अपचयन होता है, तथा साथ ही एक अणु जो होता है ऑक्सीजन का विमोचन होता है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि जो PS2 का अभिक्रिया केंद्र है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ P680 वो क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इसके द्वारा भी PS1 की तरह 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लास्टोक्विनोन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। उसके पश्चात ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के उधर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और इसके बाद यह साइटोक्रोम F में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसी बीच में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे क्या होता है ADP अणु जो होता है अकार्बनिक फास्फेट से जुड़ जाता है, और एडिनोसिन ट्राईफास्फेट यानी कि ATP का निर्माण होता है। और यह जो साइटोक्रोम F से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अब प्लास्टोसाइनिन को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब हमने देखा कि जो प्लास्टोसाइनिन होता है वो PS2 को PS1 को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन PS1 को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और PS1 का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो होता है P700, और यह इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके क्या होता है, जो इसने पहले इलेक्ट्रॉन मुक्त किए थे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसकी कमी जो होती है पूरित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन छिद्र जो होते हैं बढ़ जाते हैं। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पुनः कहाँ जाएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और आयरन सल्फर प्रोटीन के बाद में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरेडोक्सिन को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो NADP जो होता है प्लस होता है वह ग्रहण करेगा और अपचयित होगा। इस अपचयन के लिए हमारे को हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, तो वो जो होती है हमारे को जल के प्रकाशिक अपघटन से प्राप्त होती है। तो ये दो जल के जो अणु हैं उनका अपघटन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो PS2 जो कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या होता है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी क्या है इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए जल का क्या करता है ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, और जल का ऑक्सीकरण करके क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त करता है, और खुद जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और इससे जो 2 हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं कि NADP प्लस के द्वारा जो होते हैं ग्रहण कर लिए जाते हैं। और यह NADP प्लस जो होता है 2 हाइड्रोजन तथा 2 इलेक्ट्रॉन जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन से प्राप्त हुए हैं उन्हें ग्रहण करके NADPH2 का निर्माण कर लेता है, और इस प्रकार जो होती है यह NADPH2 का निर्माण हो जाता है और ATP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अपचायक शक्ति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि चक्रीय फास्फोलिकरण और अचक्रीय फास्फोलिकरण में क्या अंतर है। तो चक्रीय फास्फोलिकरण में केवल PS1 भाग लेता है, जबकि अचक्रीय फास्फोलिकरण में PS1 तथा PS2 दोनों भाग लेते हैं। चक्रीय फास्फोलिकरण में उत्तेजित क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ पुनः उसी अणु को प्राप्त होता है, जबकि हमने देखा कि अचक्रीय फास्फोलिकरण में क्या होता है, क्लोरोफिल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पुनः उसे प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक और देखने योग्य बात ये क्या है कि जो ये हमारा कुछ अचक्रीय फास्फोलिकरण दिख रहा है उसकी जो संरचना है कुछ जड़ के आकार की बन गई है। देखो आप कि लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड की आप देखोगे तो एक जड़ की तरह संरचना दिखाई देगी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जड़ स्कीम कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो इसका लक्षण है कि जो NADPH2 का निर्माण नहीं होता है, जबकि अचक्रीय फास्फोलिकरण में क्या होता है NADPH2 का निर्माण होता है।
चौथी चीज़ जो होती है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन जो होता है नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन का विमोचन भी नहीं होता है। जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तथा ऑक्सीजन का विमोचन होता है। ठीक है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में 2 एटीपी का निर्माण होता है, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में 2 एटीपी तथा 2 NADPH2 का भी निर्माण होता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्रमशः PS1 से फेरेडोक्सिन, फेरेडोक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F और इससे प्लास्टोसाइनिन से होते हुए PS1 की तरफ होता है। जबकि PS2 में प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से यही क्या होता है, PS1 में चला जाता है, जहाँ से फेरेडोक्सिन से होता हुआ यह NADP+ के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण है वह जो होता है मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं व विशेष परिस्थितियों में पादपों में होता है, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण जो होता है केवल पादपों में ही पाया जाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अप्रकाशिक अभिक्रियाएँ क्या होती है।